हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग अपने 12th क्लास का जो चैप्टर है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो ज़रा देखो ध्यान से, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात ज़रा देखो, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपका चैप्टर है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एनसीईआरटी किताब में 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट ए, जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड देयर इंटर कन्वर्जन। अब तुम बताओ, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का लेक्चर तो कंप्लीट हो चुका है, आपके ही चैनल पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म का कंप्लीट लेक्चर मैं अपलोड कर दिया हूँ, वो मौजूद है, उसको आप अच्छे तरीके से देख लेना। वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपका इसी चैप्टर का पार्ट ए है, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म एंड देयर इंटर कन्वर्जन। ठीक है, इंटर कन्वर्जन का मतलब मोलारिटी को कन्वर्ट करना है मोलालिटी में, या मोलालिटी को कन्वर्ट करना है मोलारिटी में, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में कॉन्सेंट्रेशन टर्म का कॉन्सेप्ट डाल देगा तो क्वेश्चन बहुत अच्छा बना सकता है। ठीक है, वो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म का जो कॉन्सेप्ट डालेगा इंटर कन्वर्जन। मोलारिटी दिया रहेगा तो मोलालिटी निकालना होगा, या मोलालिटी दिया रहेगा तो मोलारिटी निकालना होगा। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन इसमें सेट कर सकता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाला कॉन्सेप्ट डालकर। हालांकि ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, पार्ट बी देखो, पार्ट बी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। चैप्टर क्या है? सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पार्ट बी आपका कंप्लीट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और पार्ट सी का नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, या इसी को बोलते हैं हम लोग हेनरी लॉज। ठीक है, तो हेनरीज लॉ आपका पार्ट सी है। पार्ट ए आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जरा देखो, सॉल्यूशन के बारे में आपको बता दिया गया है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आप जाकर देखना, सब शुरू से देखना, उसमें आपको मिल जाएगा। लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस आपको तो पता है कि सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्यूट अब प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन हम लोगों को बनाना है लिक्विड सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन लिक्विड बनाना है तो सॉल्वेंट क्या रखना पड़ेगा? लिक्विड ही रखना पड़ेगा। जो फाइनल सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होता है वही सॉल्वेंट का होता है। तो लिक्विड बनाना है तो सॉल्वेंट लिक्विड। अब यहाँ पर सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। कहने का मतलब लिक्विड सॉल्यूशन को बनाने का 3 तरीका है। सॉल्यूट सॉलिड कर दो, सॉल्वेंट लिक्विड कर दो, सॉल्यूट लिक्विड कर दो, सॉल्वेंट लिक्विड कर दो, सॉल्यूट गैस कर दो, सॉल्वेंट लिक्विड कर दो। तीनों केस में आपका बन जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन। और इस चैप्टर में सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, इस पूरे चैप्टर में आपको लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में ही स्टडी करना है। इसीलिए जो स्टैंडर्ड लेवल के बुक्स होते हैं उसमें इस चैप्टर का नाम लिक्विड सॉल्यूशंस भी लिखता है, लिक्विड सॉल्यूशंस भी लिखता है इस चैप्टर का नाम। तो इस चैप्टर का नाम कहीं लिक्विड सॉल्यूशंस लिखे तो तुम समझ जाना सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ना है इसमें, क्योंकि इस चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात होती है। अब जरा देखो, सॉलिड प्लस लिक्विड मिलाएंगे तो बनेगा लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉलिड प्लस लिक्विड मतलब सॉलिड हो जाए और सॉल्वेंट लिक्विड हो जाए तो बनेगा जो सॉल्यूशन, वो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन का स्टडी करना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हम पढ़ेंगे वो बनेगा सॉल्यूट, उसमें रहेगा सॉलिड और सॉल्वेंट रहेगा लिक्विड। तो कौन सा लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में? सॉलिड प्लस लिक्विड। और एक हेनरीज लॉ जो आपका पार्ट सी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, इसमें सॉल्यूट होगा गैस और सॉल्वेंट होगा लिक्विड। ठीक है, तो ये भी लिक्विड सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें सॉल्यूट सॉलिड हो जाएगा, गैस हो जाएगा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सॉल्यूट क्या हो जाएगा? सॉलिड। और एक और सॉल्यूशन बनता है लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड। तो लिक्विड सॉल्यूशन बनाने का एक और तरीका है लिक्विड प्लस लिक्विड। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। तो रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को कंबाइन करके हम लोग पढ़ेंगे इसमें लिक्विड प्लस लिक्विड वाले में। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन से सॉल्यूशन में बात करते हैं हम लोग? सॉलिड क्या होता है? सॉलिड प्लस लिक्विड। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। तो अब जरा देखिए ध्यान से, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट बी, जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब जरा देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होता है ये सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अब एक सॉल्यूशन का बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, हज़ारों प्रॉपर्टीज़ होता है किसी भी सॉल्यूशन का। अब हज़ारों प्रॉपर्टीज़ में जैसे मान लेते हैं किसी सॉल्यूशन से तुम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो, तो बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट किसी में स्लो पास करेगा, किसी में ज़्यादा पास करेगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। तो
इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस भी, आपका कंडक्टेंस भी एक सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज़ हो गया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, मतलब वेपर जो निकल रहा है तो वो फिर वापस आकर प्रेशर लगाएगा लिक्विड पर। तो हर एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी अलग अलग होता है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन का बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। उस बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ में से कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी है, मतलब 4 प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। तो उन बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी का नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब इसमें कई सारे प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सॉल्यूशन के हज़ारों प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो सॉल्यूशन के किसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं। वो किस पे डिपेंड करते हैं, ज़रा देखना ध्यान से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, मतलब जो सॉल्यूशन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी शामिल है। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डिपेंड करता है, मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करते हैं वो 2 चीज़ पे डिपेंड करते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब जो सॉल्यूशन बना है उसमें किस टाइप का सॉल्यूट का नेचर है, किस टाइप का सॉल्वेंट का नेचर है, और फिर उस दोनों में कितना इंटरेक्शन है, आपस में लगाव कितना है, इस पे भी सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करते हैं। और दूसरा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट पर भी डिपेंड करते हैं। तो ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ उस पर डिपेंड करते हैं। अब जरा देखना है, हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। उन हज़ारों प्रॉपर्टीज़ को छोड़कर हमको उसमें एक प्रॉपर्टीज़ निकालने जा रहे हैं जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो जरा देखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का। हालांकि दोनों सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ इस दोनों फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे। तो हमको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना है। तो इस दोनों में से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे जो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करता है उस प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड न करता हो, सॉल्यूट पे ही डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। उसमें भी सॉल्यूट के अमाउंट, उसके नेचर पर नहीं, किस टाइप का तुम सॉल्यूट डाल रहे हो उससे मतलब नहीं है, कितना अमाउंट डाल रहे हो उस पर डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो पहले देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स ऑन ओनली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मान लेते हैं कुछ अमाउंट तुम डालोगे, सॉल्यूशन जब बनेगा पानी में तुम किसी सॉल्यूट को डालते हो तो घोलोगे तो उसके पार्टिकल्स घुलेंगे। तो वही बात है, ओनली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और इसी बात को हम लिख दिए हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो अब जरा बताइए, कोई चीज़ किसी चीज़ पे डिपेंड करता है, इसका मतलब कि वो जितना बढ़ेगा वो प्रॉपर्टी उतना बढ़ेगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। तो किसी सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, जितना ज़्यादा अमाउंट होगा, उतना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसका बढ़ेगा। एग्जाम्पल से ही बताएंगे आपको। 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट देखो, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, मतलब जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग जो पढ़ेंगे, पहली बात कि वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा। दूसरा कि जितना सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा, जितना पार्टिकल्स बढ़ेगा, उतना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बढ़ेगा। और सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है, एक कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन और एक डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज़ है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है, दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के ही प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो जब भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तुम समझ जाना सॉल्यूशन कौन सा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशंस होंगे। अब एग्जाम्पल से मैं क्लियर करता हूँ, पहले इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। देखो एकदम ध्यान से देखना, ये एक कंटेनर है, इसमें मैंने वाटर आपका सॉल्वेंट भर दिया है। ये दूसरा यहाँ पर जरा देखना, एक कंटेनर है, जितना वाटर इस कंटेनर में उतना ही वाटर यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं वाटर कितना है, 1 लीटर, यहाँ पे कितना है, 1 लीटर, ठीक है। सेम वाटर है, सेम एकदम वाटर है, जो है वही ये भी है, ठीक है। अब जरा देखना, इसमें मैंने डाल दिया 1 मोल ऑफ यूरिया, यूरिया मैंने डाल दिया 1 मोल, 1 मोल ऑफ यूरिया इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डिज़ोल्व करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ, डिज़ोल्व करा रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी मैंने 1 मोल यूरिया न डाल कर यहाँ पर 1 मोल ग्लूकोज में डाल रहा हूँ, 1 मोल ग्लूकोज में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डिज़ोल्व करा रहा हूँ, ठीक है, वाटर में। तो ज़रा तुम देखो, 1 मोल यूरिया ग्लूकोज,
तो यूरिया और ग्लूकोज दोनों अमाउंट में सेम है, 1 मोल इधर है 1 मोल उधर है, ठीक है। और जाहिर सी बात यूरिया सॉल्यूट होगा, ग्लूकोज भी सॉल्यूट होगा। तो देखो यूरिया और ग्लूकोज नेचर में क्या है, अलग अलग है, नेचर वाइज अलग अलग है, यूरिया अलग है ग्लूकोज अलग है, लेकिन अमाउंट दोनों का क्या है, सेम है। जैसे ही तुम 1 मोल यूरिया डिजोल्व करोगे तो बताओ इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे। 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 के पावर 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा इस बर्तन में। और इसमें कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, हम लोगों को ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पर ध्यान नहीं देना है, हम लोगों को यहाँ पर देखना है 1 मोल का मतलब कितना, एवोगाड्रो नंबर के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर के मॉलिक्यूल्स, इस बर्तन में एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स है, इसमें भी एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स है। अब सॉल्यूशन के कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, किस पे, पार्टिकल्स पे, और उसी को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब बताओ दोनों में क्या है, ये पार्टिकल्स सेम है, दोनों में पार्टिकल्स क्या है, सेम है। तो इसीलिए इस दोनों में कुछ ऐसे कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगे जो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहे होंगे। तो कुछ ऐसे कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगे जो इसका होगा वही इसका होगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स यहाँ पर है वही पार्टिकल्स यहाँ पर है, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। तो पार्टिकल्स यहाँ पर इतना है, इसमें भी एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स बराबर, तो इस दोनों में कुछ ऐसे कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगे, उसी कॉमन प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। बात आ गई समझ में, तो बस यही है। तो अब नेचर में तो अगर देखेंगे यूरिया और ग्लूकोज नेचर वाइज अलग अलग है, तो इस पर भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेगा। हमको इस दोनों में उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करना जो कॉमन है, उसी कॉमन प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब वो आपको देखना है पार्टिकल्स के मुताबिक, किसके मुताबिक देखना है, पार्टिकल्स, जहाँ पार्टिकल्स सेम हो जाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ दोनों का बराबर। तो इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स are same, then some properties are common, some properties are common, then that properties are called कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो और मैं एग्जांपल बताता हूं। जरा देखना ध्यान से अगला एग्जांपल। अब मैं 3 बर्तन बना रहा हूं, तीनों बर्तन एकदम सेम है, 3 कंटेनर है, एकदम ध्यान से देखना। तीन बर्तन में बना रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना। आपका इसमें H2O है, मैंने क्या कर दिया, इसमें 30 ग्राम यूरिया डाल दिया और इसमें मैंने 80 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया और इसमें मैंने 342 ग्राम शुगर मैंने डाल दिया, ठीक है। ज़रा देखना ध्यान से। और ये आपका इसमें सॉल्वेंट H2O है, इसमें भी सॉल्वेंट H2O है, इसमें भी सॉल्वेंट H2O है। तीनों बर्तन को ज़रा देखना, तीनों में यूरिया, ग्लूकोज, शुगर जो डिजोल्व करने जा रहे हैं वो तीनों नेचर में अलग अलग है। नेचर में क्या है, नेचर वाइज डिफरेंट है। लेकिन ज़रा देखना, इसको ज़रा मोल में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा, गिवन 30 और यूरिया का मोलर मास कितना हो जाता है जी 60, तो कितना हो जाएगा ये आपका 1/2 मोल। कितना, तो इसमें जो ग्लूकोज आ रहा है कितना आ रहा है 1/2 मोल। अब 1/2 मोल को क्या बोलेंगे, 0.22 इंटू 10 के पावर 23/2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें 80 ग्राम आ रहा है, तो 80 ग्राम
ग्लूकोज का तो मोलर मास कितना होता है 100, ग्लूकोज का मोलर मास होता है यहाँ पर ये 90 कर दो, 90 ग्राम, 180 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा हाफ मोल, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स बाई 2। इसको तुम मोल में कन्वर्ट करना, हाफ मोल आ जाएगा इतना। अब जरा देखो इसको तुम मोल में कन्वर्ट करोगे तो ये शुगर कितना हो जाएगा मोल, W/m 342, और शुगर का मोलर मास भी कितना होता है 342, मतलब 1 मोल। और 1 मोल का मतलब कितना इसमें आ गया 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एकदम ध्यान से देखना है। अब जरा बताओ सॉल्यूट का नेचर पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको पार्टिकल्स पे देखना है। इसमें एवोगाड्रो नंबर के आधा पार्टिकल्स है, इसमें एवोगाड्रो नंबर के आधा पार्टिकल्स है, और इसमें कितना एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स है। अगर देखना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जरा बता इसमें जो पार्टिकल्स है वही पार्टिकल्स यहाँ पर, तो इसमें जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कॉमन होंगे वो सेम हो जाएंगे। तो जो यहाँ पर मान लेते हैं ये एक्स है, इसको मान लो एक्स है, और ये वाई और इसका जेड मान लो, मान लेते इसका कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्स आएगा, इसका वाई होगा और इसका जेड, ठीक है। तो जरा तुम देखो इस दोनों में पार्टिकल्स क्या है सेम है, तो इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई, इस दोनों का कोलिगेटिव मतलब कॉमन प्रॉपर्टी बराबर आएगा। लेकिन जरा देखो यहाँ पर इसमें पार्टिकल्स किसके बराबर है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा है, इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा, तो इसका भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होगा, लेकिन यहाँ पार्टिकल्स ज़्यादा। तो याद करो मैं बताया हूँ कि जितना पार्टिकल्स बढ़ेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बढ़ेगा, तो इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत? तो ये ऑर्डर आप बता सकते हैं। तो जिसमें जिस बर्तन में पार्टिकल्स जितना ज़्यादा होगा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होगा, और अगर सेम है तो सेम होगा। तो इसमें पार्टिकल सेम तो x बराबर y, इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा है इसलिए इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। तो इस टाइप के एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। अब जरा देखो हम लोग समझ चुके हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं अच्छे तरीके से। अब जरा देखो कौन कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। 4 टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होता है। पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसी को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं RLVP। R मतलब रिलेटिव, L मतलब लोअरिंग, V मतलब वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो जरा देखो ध्यान से। सबसे पहले इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझने के लिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को सबसे पहले यहाँ पे एक दिख रहा होगा वेपर प्रेशर। सर वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर, अगर तुम वेपर प्रेशर समझ जाओगे तो बात एकदम क्लियर हो जाएगा। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा वेपर प्रेशर, और देखो वेपर प्रेशर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। वेपर प्रेशर को समझने से पहले इवेपोरेशन समझना ज़रूरी है। अब समझो इवेपोरेशन क्या होता है। आपके गांव में तालाब होता होगा, पानी है, गर्मी के दिनों में देखते हो पानी वेपर बन के निकलता है, ठीक है, और तालाब में दिन पर दिन पानी कम होते जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। मतलब जो खुद से हो, खुद से स्पॉन्टेनियसली पानी दिन पर दिन तालाब में से कम होते जाए, उसी को बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। तो ज़रा देखना ध्यान से, इसको समझना है। तो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर देखना ध्यान से। ये एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं इसमें लिक्विड जो भरा है प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड। इस प्योर लिक्विड का नाम है A, ठीक है। अब देखना इसका मॉलिक्यूल्स होगा, ये मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल्स हो गया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स A का भरा होगा अंदर इसमें, ठीक है। और एक ये मॉलिक्यूल्स बस दिखाने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रहा है। कुछ ऐसे A का मॉलिक्यूल्स होगा जो सरफेस पे होगा, इसको बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं जी इसको? सरफेस मॉलिक्यूल्स। सरफेस मॉलिक्यूल्स सबसे ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसको बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं जी? बल्क मॉलिक्यूल्स। बल्क मॉलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे बीच में है, और इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, चारों तरफ से फोर्स लग रहा होगा, चारों तरफ से इसको चारों तरफ से लोग खींच रहे होंगे। A का मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से इस पर खिंचाई होता होगा, ठीक है। और ये सरफेस मॉलिक्यूल्स है, और जाहिर सी बात है सरफेस मॉलिक्यूल्स है, इस पर फोर्स ज़्यादातर आपको नीचे लगता होगा, डाउनवार्ड की तरफ नीचे फोर्स लगता होगा।
तुम खुद बताओ, इस पानी में से दो टाइप के मॉलिक्यूल्स, एक बीच वाला और एक आपके सरफेस वाला, ऊपर जल्दी कौन भागेगा? ऊपर जल्दी कौन भागेगा? अगर ए का जो ए मॉलिक्यूल्स है इसमें जो प्योर लिक्विड को छोड़कर ऊपर भागेगा, वेपर बन के भागेगा कौन? ये वाला सरफेस वाला ऊपर भागेगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। मतलब इवेपोरेशन में किसी लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि इस पे जो फोर्स सिर्फ डाउनवार्ड लगता है, नीचे देखो, नीचे फोर्स लगता है डाउनवार्ड। और बल्क वाला क्यों नहीं भागेगा? क्योंकि इस पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, इसलिए बीच में है, बेचारा दबा हुआ है, तो वो ऊपर भागने वाला नहीं है। और सरफेस मॉलिक्यूल्स ऊपर भाग जाएगा क्योंकि इस पे नीचे फोर्स लग रहा है सिर्फ, ठीक है। और इसलिए सरफेस मॉलिक्यूल जल्दी भाग जाता है क्योंकि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो मैक्सिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम। मतलब भागने वाला, दौड़ने वाला एनर्जी क्या है इसके पास? मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि इसके पास फोर्स नीचे लग रहा है, काफ़ी कम फोर्स लग रहा है, वो खड़ाक से ऊपर भाग जाएगा, ठीक है जी। आगे बात समझ में, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से फोटो बना लीजिए, फिर लिखवाते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, इवेपोरेशन का हम लोग कॉन्सेप्ट जान चुके हैं। इसका डेफिनेशन देख लो, ये क्या है? स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस, सरफेस पर जो प्रेजेंट है लिक्विड मॉलिक्यूल्स, उसी का कन्वर्जन होगा खुद से, स्पॉन्टेनियस, खुद से, इनटू वेपर मॉलिक्यूल्स। किसमें? वेपर में। इज नोन एज इवेपोरेशन, उसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। अच्छी बताओ, तालाब से जो पानी निकलता है, क्या जाके कहना पड़ता है कि निकलो निकलो निकलो? खुद से निकलता है। वैसे ही इवेपोरेशन होगा। तुम कटोरा में कहीं प्याला में तुम पानी रख दो कहीं छत के ऊपर, अपने आप निकल जाएगा, अपने आप वो उड़ जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। उसी को तो बोलते हैं इवेपोरेशन। इट अकर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड को तुम रख दो छत के ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जी? वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, उससे बॉइलिंग पॉइंट से कम में ही होता है इवेपोरेशन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इवेपोरेशन होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर तक होता है, ठीक है। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली एट सरफेस ऑफ लिक्विड्स। मतलब जो सरफेस ऑफ लिक्विड के सरफेस पर है वही उड़ता है। और किस टेम्परेचर पर उड़ता है? बॉइलिंग पॉइंट से कम, क्योंकि ये खुद से होना है। तो बताओ ना, लिक्विड खुद से, वाटर के मॉलिक्यूल्स खुद से तब तो निकलेंगे जब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर निकलने का टेंडेंसी हो। क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स को तुमको वेपर में कन्वर्ट करना, अगर तुम बॉइलिंग पॉइंट पे करोगे तो जाहिर सी बात है कि गैस के ऊपर रखना पड़ेगा और फिर उसको बॉयल करना पड़ेगा, तब तो निकलेगा। तो खुद से तो हुआ नहीं, आपको इवेपोरेशन कराना है, खुद से निकालना है। तो खुद से लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में तब कन्वर्ट होगा जब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर हो, कम टेम्परेचर, ठीक है। अब जरा देखो, एक कन्फ्यूजन होता है कि वेपोराइजेशन भी एक तुम वर्ड सुने होगे। तो इवेपोरेशन तो क्लियर हो गया। वेपोराइजेशन देखो क्या होता है? प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेज टू इट्स वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है? इसमें भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होता है वेपर में, लेकिन इसमें बॉइलिंग पॉइंट ये खुद से नहीं होता है। इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट के बराबर टेम्परेचर देना पड़ता है, ये आपको इसमें खुद देना पड़ता है। टेक प्लेस ओवर द इंटायर मास ऑफ द लिक्विड, टेक प्लेस ओवर द इंटायर मास ऑफ द लिक्विड। मतलब लिक्विड के पूरे मास में से आपके लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऊपर निकल के वेपर में कन्वर्ट होंगे इसमें। लेकिन यहाँ पर क्या है? सरफेस के ऊपर से निकल जाएंगे। और ये क्या होता है? फास्ट प्रोसेस होता है। और ये क्या होता है? आपका स्लो होता है। ये क्या होता है? आपका स्लो प्रोसेस होता है और ये फास्ट होता है। तो बात आगे समझ में, फिर से समझ लो, इवेपोरेशन क्या होता है? सरफेस पे से मॉलिक्यूल्स निकलता है खुद से। तो खुद से निकलने के लिए टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। स्लो होता है इवेपोरेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है? इसमें भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स निकलता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। लिक्विड सरफेस पर से नहीं, वो पूरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में से कहीं से निकल जाएगा। टेम्परेचर किस पे निकलेगा? बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। और ये फास्ट होता है। ये क्या होता है? फास्ट होता है। नोट कर लें इसको आप अच्छे तरीके से। जैसे मैं एक डायग्राम बनाया था इवेपोराइजेशन का, तो देखो ये लिक्विड आपका भरा हुआ है, तो ये सरफेस से अगर निकलेगा वेपर कन्वर्ट होगा, तो इसको बोलते हैं इवेपोराइजेशन। इवेपोराइजेशन चाहे इवेपोरेशन। अब जरा देखो, और अगर यहाँ से भी निकल जाए लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो जाए, या नीचे से, मतलब ऊपर से नीचे से बीच में से सब जगह से निकलेगा,
इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। और ये फास्ट होता है, ये स्लो, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। अब जरा देखो, इवेपोरेशन समझने के बाद हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन समझेंगे। वो कौन कौन से फैक्टर है जो इवेपोरेशन को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। लेकिन एक बात याद रखो, जब इवेपोरेशन होता है तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहाँ कन्वर्ट होते हैं, वेपर में कन्वर्ट होते हैं। और कहाँ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में। वो खुद से आपका लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस से उड़ता जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट होता जाएगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो दिन पर दिन क्या होगा, लिक्विड कम होते जाएगा, तो दिन पर दिन आपका लिक्विड का वेट कम होते जाएगा। तो इवेपोरेशन में वेट ऑफ लिक्विड डिक्रीज करता है डे बाई डे। जैसे तालाब में पानी है, वो उड़ते रहता है, तो तुम देखते हो कि तालाब से पानी ख़त्म होते रहता है। ठीक है, अब जरा देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। टेम्परेचर, अगर मान लेते हैं कि तुम प्याला में पानी रख दिए हो, जैसे सोचो तालाब है, तालाब से तो पानी हमेशा निकलेगा, वेपर में कन्वर्ट होता है। वो किसी भी टेम्परेचर पर आपका इवेपोरेशन होते रहता है, चाहे वो रूम टेम्परेचर पे हो, चाहे रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो, आपके लिक्विड से वेपर बन के कन्वर्ट होते रहते हैं। अब जितना ज़्यादा तुम देखते हो धूप होता है, जितना ज़्यादा धूप होता है, सनलाइट पड़ता है वाटर मॉलिक्यूल्स पर, तो उतना तेज़ी में वेपर में कन्वर्ट होते हैं। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, उतना इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, उतना वेपर में कन्वर्ट होगा। दूसरा देखो नेचर ऑफ लिक्विड। अब जरा बताओ, दो लिक्विड है, एक लिक्विड ए है, मान लेते हैं लिक्विड ए है और इधर लिक्विड बी है। इसमें ए में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मजबूती से पकड़े हुए हैं। तुम बताओ, जब ज़्यादा पकड़े होंगे तो क्या आसानी से वेपर में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। और बी में इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम है। तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, खटाक से उड़ जाएगा, क्योंकि मजबूती नहीं है, कमज़ोर है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा रहेगा, उतना पकड़ कर रखेगा, उतना आसानी से निकलने नहीं देगा। इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उड़ने का टेंडेंसी घटेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा पकड़ कर रखेगा मॉलिक्यूल्स अपने लिक्विड में, उतना कम उड़ेगा। इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन घटता है। तीसरा, जरा देखो, मान लेते हैं 1 लीटर तुमको पानी आसमान में उड़ाना है, 1 लीटर पानी उड़ाना है। तो तुम 1 लीटर पानी तुम क्या करो, एक लीटर के गिलास में भर दो, और वही 1 लीटर पानी तुम क्या करो, एक बड़ा सा मतलब कंटेनर में रखो। तो बड़ा वाला कंटेनर का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वो आसानी से उड़ जाएगा, और जो ग्लास है उसमें से जल्दी उड़ने वाला नहीं है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा कंटेनर का, उतना जल्दी पानी उड़ जाएगा। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, SA का मतलब सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा उड़ेगा। चौथा देखो, मान लेते हैं कहीं इवेपोरेशन हो रहा है, अब थोड़ा सा मामला और तेज़ी में बढ़ाना है, तो तुम क्या करो, एकदम गरम गरम हवा फ्लो करा दो उसके ऊपर से। गरम गरम जब हवा जाएगा तो उसमें मॉइस्चर तो है नहीं, तो गरम क्या करेगा, हवा जो है वो क्या करेगा, उसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ड्राई एयर। क्या बोलते हैं? ड्राई एयर, जिसमें आपका मॉइस्चर ना हो। तो जैसे वो ड्राई एयर जाएगा और नीचे से आपका इवेपोरेशन हो रहा है, तो उसको एब्जर्व करेगा। जितना ड्राई एयर पास कराओगे उतना एब्जर्व होगा, जितना एब्जर्व होगा उतना इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस, मतलब सरफेस के ऊपर से तुम ड्राई एयर फ्लो कराओ तो क्या होगा, एब्जर्व करेगा मॉइस्चर को। कहाँ से? जो आपका लिक्विड है। तो ड्राई एयर हैज़ टेंडेंसी टू एब्जर्व्ड मॉइस्चर एंड बिकम्स सेचुरेटेड। ड्राई एयर क्या हो जाएगा, मॉइस्चर जब आ जाएगा तो सेचुरेटेड हो जाएगा विथ इट, एंड इन ऑर्डर टू डू दैट इट इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को बढ़ाने के लिए आप क्या करो, जिसका इवेपोरेशन कराना है, जिस लिक्विड का, तुम उसके ऊपर से ड्राई एयर पास कराओ, वो नीचे से जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वो वेपर को एब्जर्व करेगा। जितना ज़्यादा ड्राई एयर जाएगा उतना एब्जर्व करेगा, जितना एब्जर्व करेगा उतना इवेपोरेशन होगा। ये 4 फैक्टर आपको याद रखना है जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है। ज़रूरी था इवेपोरेशन। अब हम लोग इवेपोरेशन समझ चुके हैं, तो हम लोग चलते हैं वेपर प्रेशर क्या है, इसको समझना है। एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखो। ये एक कंटेनर है, एकदम ध्यान से देखो। लेकिन अब मैं इस कंटेनर को बंद कर दिया हूँ,
लेकिन इवेपोरेशन में कंटेनर खुला था, इसीलिए इवेपोरेशन में वेपर में जब कन्वर्ट होगा तो दिन पर दिन वेट उसका कम होते जाएगा लिक्विड का। लेकिन अब बंद कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखो, इसमें लिक्विड को मैंने फिल कर दिया, भर दिया, इतना लिक्विड आपका भरा हुआ है। इसको मान लेते हैं ये लिक्विड ए है, लिक्विड ए है, और वो भी क्या है आपका प्योर लिक्विड, मतलब कोई सा लिक्विड, प्योर लिक्विड इसमें भर दिए हैं। तो बताओ ए लिक्विड का ये सरफेस मॉलिक्यूल्स होगा, ये तो पूरे लिक्विड में मॉलिक्यूल्स है ना जी। ये आपका हो गया सरफेस मॉलिक्यूल, क्या हो गया जी आपका सरफेस मॉलिक्यूल्स, सरफेस मॉलिक्यूल्स। और इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के नीचे ही फोर्स लगता है, नीचे ही। लेकिन एक और टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका नाम है बल्क मॉलिक्यूल्स। क्या नाम है जी, बल्क मॉलिक्यूल्स, इसका नाम है बल्क मॉलिक्यूल्स। बेचारा दबा हुआ है, चारों तरफ से इसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं, इसलिए इसको ऊपर उड़ना आसान नहीं है। अब बताओ, ये अपने सरफेस मॉलिक्यूल्स को छोड़कर ऊपर कन्वर्ट होगा। याद रखना, कोई सा भी लिक्विड तुम किसी भी टेम्परेचर पर रख दो, अपने आप लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होते हैं अपने आप। चाहे तुम 10 डिग्री पर रखो, 20 डिग्री पर रखो, 30 पर रखो। एक तालाब है, अगर रात में भी वो तालाब है, कोई सनलाइट नहीं है, तब भी उसके वेपर, लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे, कुछ ना कुछ होगा। वैसे इस लिक्विड को बंद कर कंटेनर, क्लोज कंटेनर में भर दिया गया है, अपने आप ये वेपर में कन्वर्ट होगा, अपने आप वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब बताओ, ये जैसे जैसे ये वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये वेपर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये सब क्या है, ये आपका वेपर्स है। ये क्या है जी, वेपर्स, वेपर्स ऑफ लिक्विड ए, ये लिक्विड ए के वेपर्स हैं। ठीक है जी। अब तुम बताओ कि जब ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा तो ये वेपर तो ऊपर जाके इकट्ठा हो रहा है, तो ये दिन पर दिन क्या होता होगा, ये लिक्विड का जो लेयर है यहाँ पर, ये लेयर लिक्विड का, ये दिन पर दिन क्या होगा, ये लेयर इसका नीचे आ जाएगा। लेयर क्या आ जाएगा, नीचे, लेयर क्या आ जाएगा, नीचे। मतलब ये लेयर डिक्रीज करके नीचे आ जाएगा, नीचे, क्योंकि लिक्विड दिन पर दिन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर्स में। अब एक ऐसा समय आएगा कि अब ये बोलेगा कि अब हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने नहीं देंगे, अब ये पलटी मार देगा, फिर ये वापस आएगा। क्यों वापस आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर इकट्ठा हो गया है, ऊपर उड़ने का कहीं रास्ता नहीं है, निकलने का रास्ता नहीं है, अब ये पलटी मारेगा। ठीक है, तो ज़रा देखना ध्यान से, इसको, ये जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसी को तो बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर में। L फॉर लिक्विड, V फॉर वेपर। तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और जो पलटी मार रहा है मतलब वेपर्स ऑफ लिक्विड वापस आ रहा है नीचे, मतलब वेपर्स ऑफ लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। याद रखो, तो ये आपका लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होगा तो इसका लेयर कम हो जाएगा। अब कुछ समय के बाद से अब लेयर कम नहीं होगा, फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लेयर फिक्स हो जाएगा। अब ये नीचे डाउन नहीं होगा, क्योंकि डाउन तब तो होता है जब और निकलता लिक्विड, अब वेपर में कन्वर्ट होता, लेकिन ऊपर से वेपर पलटी मार दिया, अब ये नीचे आ रहा है। अब क्या होगा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएगा, वेपर मॉलिक्यूल्स नीचे आएगा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएगा, वेपर मॉलिक्यूल्स नीचे आएगा, और लेयर जहाँ पर ये है रुका हुआ है फिक्स, वो हमेशा फिक्स हो जाएगा। क्योंकि जितना जाएगा उतना आएगा, जितना मॉलिक्यूल्स लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और उसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम में सिस्टम आ गया। जितना जाएगा उतना आ रहा है, उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो जब सबसे पहले यहाँ पर समझिए, इनिशियली, शुरुआत में, इनिशियली यहाँ पर एकदम ज़रा ध्यान से देखना, इनिशियली मतलब t बराबर 0, t बराबर 0 मतलब जब समय हम 0 मान लेते हैं इनिशियली। तो बताओ, रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा था सबसे ज़्यादा किससे, रेट ऑफ कंडेंसेशन से, रेट ऑफ कंडेंसेशन से। मतलब शुरुआत में तो वेपर ही कन्वर्ट हो रहा था, सॉरी लिक्विड ही कन्वर्ट हो रहा था वेपर में, लिक्विड ही कन्वर्ट हो रहा था वेपर में शुरुआत में, और ये कंडेंसेशन तो हो ही नहीं रहा था, इसीलिए लिख दिए रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था रेट ऑफ कंडेंसेशन से। मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन टेंस टू 0 लिख सकते हो, ये तो था ही नहीं,
फिर भी हम यहाँ पर कंपेयर करने के लिए लिख दिए हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था शुरुआत में, लेकिन एक ऐसा समय आया कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो इवेपोरेशन हो रहा है, जितना इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन हो रहा है, क्योंकि जितना ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ था, इकट्ठा हो गया था, फिर पलटी मार दिया, तो जितना ये जाएगा उतना ऊपर से आएगा, और ये आपका लेयर रुक गया है, ये लेयर रुक गया है, फिक्स हो गया है। तो ये बता रहा है कि अब रुक गया है, तो मतलब जितना पानी ऊपर उतना वेपर नीचे, जितना पानी ऊपर उतना वेपर नीचे, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब इनिशियली में तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हो गया था रेट ऑफ कंडेंसेशन से, तो एक ऐसा सिस्टम आएगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, मतलब टी बराबर टी इक्विलिब्रियम, टी बराबर टी इक्विलिब्रियम, टी ई क्यू इक्विलिब्रियम पर बताओ क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब जब ये फिक्स हो गया लेयर आपका, तो जितना पानी ऊपर जाएगा उतना ही पानी नीचे, जितना आपका पानी ऊपर, मतलब जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जितना इवेपोरेशन होगा उतना ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उतना ही कंडेंसेशन होगा, इसीलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जब जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ही वेपर लिक्विड में जब कन्वर्ट होगा, जब ऐसा पोजीशन आ जाएगा, उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और उसी वक्त जो आपका ये वेपर वापस आ रहा है और इस लिक्विड के सरफेस पर, जो जहाँ पर सरफेस रुक गया है, उस सरफेस पर वापस वेपर जो आ रहा है, आकर इस लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर लगाएगा, उसी प्रेशर को बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो फिर से सुन लो, जब आपका कंडेंसेशन और इवेपोरेशन सेम हो जाए, तो जब वेपर का वापसी हो रहा है, घर वापसी, वेपर का घर वापसी, तो जैसे घर वापसी वेपर का होगा तो ये लिक्विड में समाएगा, और जितना समाएगा उतना ही लिक्विड ऊपर जाएगा। तो समाने के लिए जब ये आएगा वेपर, तो जाहिर सी बात है कि वेपर के पास प्रेशर है, क्योंकि गैस है वो, तो ये गैस इस पर प्रेशर लगाएगा, इस लिक्विड के सरफेस पर वो प्रेशर लगाएगा, उसी प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, इसको मैं डेफिनेशन के फॉर्म में लिखवा देता हूँ। तो ज़रा देख लें आप ध्यान से, वेपर प्रेशर मैं आपको समझा दिया हूँ, फिर से एक मतलब सुन लो। वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड को मेजर करना है तो आप बंद क्लोज कंटेनर में रख दो। अब एक टेम्परेचर पर होगा, फिक्स टेम्परेचर कर दो, मान लेते हैं कि 40 डिग्री पर उसको रख दो, अब छोड़ दो 40 डिग्री पर ही। तो अब वो लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर में, तो उस लिक्विड का लेयर कम होगा, तो फिर लेयर रुक जाएगा। अब जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो सिस्टम किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में। तो जब वेपर वो लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए आ रहा है, उस दौरान उस रुका हुआ जो लिक्विड का सरफेस है, उस पर जो वेपर प्रेशर लगाएगा, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग? वेपर प्रेशर। तो देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स फॉर्म्ड इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम बन चुका है और जो वेपर ऊपर बना हुआ है, ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, और जब वापसी होगा तो सरफेस ऑफ लिक्विड पर जो प्रेशर लगाएगा, वही देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स फॉर्म इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर इज नोन एज वेपर प्रेशर। जैसे देखो, ये लिक्विड वेपर कन्वर्ट हो गया, किसमें? लिक्विड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, फिर ये वेपर वापस हो रहा है। तो जैसे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तब लेयर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, ये नीचे लेयर आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? जैसे डाउन हो जाएगा तब ये रुक जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो जितना लिक्विड ऊपर जाएगा उतना ही वेपर, जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो बीच में क्या बन जाएगा? इक्विलिब्रियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? इक्विलिब्रियम। इसको भी नोट कर लेना जरूर, इक्विलिब्रियम। ये किसका साइन है? इक्विलिब्रियम का साइन है, ये इक्विलिब्रियम का साइन है। तो जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ही वेपर लिक्विड में, तो बीच में क्या बन गया? इक्विलिब्रियम। तो जब ये वेपर वापस हो रहा है लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, तो ये वेपर आ रहा है वापस में लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, तो इस लिक्विड के सरफेस पर जो ये वेपर प्रेशर लगाएगा, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग? वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर के पास प्रेशर होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब जरा देखना, तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, वो इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। तो मान लेते हैं इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? P0। P0 याद रखना, जब भी कोई प्योर लिक्विड होगा तो इस पूरे चैप्टर में प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर का, ये वेपर प्रेशर बताता है
इसका सिंबल क्या होगा, पी नॉट। क्या होगा, पी नॉट। तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर का सिंबल क्या होता है, पी नॉट। और ये कैसे मेजर किया था, आपको पता चल गया कि जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर मेजर करना है उसको बंद क्लोज कंटेनर में रखो एक खास टेम्परेचर पर, और वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा तो वो वेपर जब वापस आएगा लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर लगाएगा उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब प्योर लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, पी नॉट। और ये एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंटल, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये लैब में जाना पड़ेगा, ये क्लासरूम में नहीं करना पड़ेगा। बस ये तो थ्योरेटिकली आपको मैं समझा रहा हूँ, ये लैब में जाके आपको करना पड़ता है, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, किसी एक लिक्विड से वाटर ही ले लो, तुम वाटर का वेपर प्रेशर मेजर करो 40 डिग्री टेम्परेचर पर तो कुछ आएगा वैल्यू। अब उसी वाटर को तुम 50 डिग्री पर मेजर करो, कुछ आएगा। तुम खुद सोच के बताओ वेपर प्रेशर ज़्यादा किस पे आएगा, 50 डिग्री पर। क्यों? अगर 40 डिग्री पर, तो सबको पता है कि ये नीचे से ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, मैं पहले बता चुका हूँ, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, और जितना इवेपोरेशन होगा उतना ही वेपर इधर बनेगा, और जितना वेपर बनेगा उतना ही नीचे आएगा, उतना ही नीचे आएगा, मतलब कंडेंसेशन नीचे आएगा तो कंडेंसेशन, और जितना ज़्यादा नीचे आएगा उतना इसके सरफेस पर प्रेशर लगाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो एक खास लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो देखो वेपर प्रेशर, इसको नोट में लिख लो, नोट में इस पॉइंट को बना कर लिख लो, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, एनी प्योर लिक्विड, किसी भी प्योर लिक्विड का, किसी भी प्योर लिक्विड का डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा। इसीलिए एक खास लिक्विड का वेपर प्रेशर फिक्स होता नहीं है, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वेपर प्रेशर होता है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, जैसे ही इवेपोरेशन बढ़ेगा उतना वेपर जाकर ऊपर इकट्ठा होगा, जितना ज़्यादा वेपर इकट्ठा होगा उतना नीचे आएगा, जितना नीचे आएगा उतना प्रेशर लगाएगा, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो टेम्परेचर एंड इट डिनोटेड बाय पी नॉट। तो किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और उसको डिनोट करते हैं किससे, पी नॉट से। तो पी नॉट जब भी लिखेंगे तुम समझ जाना इस चैप्टर में वेपर प्रेशर है किसका, प्योर लिक्विड का, ठीक है। एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसका वैल्यू तो आता है एक्सपेरिमेंट से। कहाँ से आता है जी, एक्सपेरिमेंट से। तो एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम। जब एक्सपेरिमेंट से आता है तो वो क्वेश्चन में आपको दे देगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो एक खास लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब मैं उसको डिटेल से बताने जा रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब जरा एकदम ध्यान से देखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। एक तो बात है कि एक प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर पर, लेकिन जरा देखो अगर दो प्योर लिक्विड दे दें अलग अलग, तब जरा देखो नेचर ऑफ लिक्विड, दो अलग अलग लिक्विड, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। एक बात देख लो कि आर ई का मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा उतना वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जितना ज़्यादा इवेपोरेशन, जितना लिक्विड मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा, और जैसे ही रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से वेपर प्रेशर कम होगा। अब जरा देखो ये दो कंटेनर अलग अलग है, इसका वेपर प्रेशर हमको मेजर करना है। मान लेते हैं इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट, प्योर लिक्विड है H2O, और H2O कर दो पी नॉट H2O, मतलब वेपर प्रेशर है किसका, H2O का। अब कैसे मेजर करेंगे, ये गैस में कन्वर्ट होगा, फिर गैस वापस आएगा और इसके सरफेस पर जो प्रेशर लगाएगा उसी को वेपर प्रेशर। इसका भी अपना वेपर प्रेशर होगा, पी नॉट प्योर है, और इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल, तो C2H5OH। तो ये वेपर प्रेशर है किसका, इथाइल अल्कोहल का। पता करना किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। देखो ये H2O है, तो ये जरा देखो ये OH और ये OH, H बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ से भी बनाएगा और यहाँ से, तो ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और ये आपका इथाइल अल्कोहल है, देखो C2H5OH हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड बनता है उसमें उतना ज़्यादा फोर्स लगता है,
जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उतना वेपर प्रेशर कम। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इस केस में इसमें वेपर प्रेशर P0H2O का कम होगा, अब P0C2H5OH का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्यों कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, वेपर प्रेशर भी कम होगा। अब जरा देखो ध्यान से, अगला एग्जाम्पल देखो, ये ग्लाइकोल है, ग्लिसरॉल है, ये ग्लाइकोल है, ये अल्कोहल, ईथर, वाटर। इस सवाल को देखो, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला दिया है CH2OH CHOH CH2OH। बताओ OH OH OH, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसमें 1 बनेगा, इसमें एक भी नहीं बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। ये ईथर है और ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। और वाटर में कितना बनेगा? 2। तो बताओ वेपर प्रेशर का ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होगा? जिसमें जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और जिसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसमें वेपर प्रेशर कम होगा। तो बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा किस में है? इसमें। तो इसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। फिर किस में हाइड्रोजन बॉन्ड है? इसमें, बी में। फिर सी में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब आइए ईथर और वाटर, नहीं, सी में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड और वाटर में तो 2 है ना जी। वाटर देखो, वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, वाटर में 2, तो क्या हो जाएगा? ई। फिर क्या हो जाएगा आपका? सी, और फिर हो जाएगा डी। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर ईथर के पास होगा, खटाक से उड़ जाएगा, इवेपोरेशन होगा। जितना जल्दी इवेपोरेशन होगा उतना खटाक से वापस आएगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा लगाएगा। कोई बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसका मोलर मास काफ़ी ज़्यादा है, ये बल्कि मॉलिक्यूल से काफ़ी भारी है और ये हल्का है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में तो ये दोनों सेम है, लेकिन ये भारी है, तो जितना भारी होता है उतना कम उड़ता है, जितना कम उड़ेगा उसका वेपर प्रेशर कम ही होगा जी। तो ये बी, और देन उसके बाद से वाटर, और सबसे ज़्यादा उड़ेगा आपका ईथर। बात आ गई समझ में? ये बल्कि है, भारी है, तो और वाटर कम है, हल्का है। इसके कंपेयर में वाटर हल्का है, तो ज़्यादा वाटर उड़ेगा, इसलिए बी कम होगा, फिर ई ज़्यादा हो जाएगा। आगे बात समझ में? इसको ऐसे लिख लो ताकि समझ में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा उड़ेगा ईथर, फिर उसके बाद से कौन सा उड़ेगा जी? आप अल्कोहल। फिर कौन उड़ेगा आपका? H2O, वाटर। फिर कौन उड़ेगा? ग्लाइकोल। फिर कौन सा? ग्लिसरॉल। लो, ऐसे समझ में आ जाएगा, नोट कर लो अच्छे तरीके से। अब जरा देखो ध्यान से, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे हम लोग। पहला फैक्टर नेचर ऑफ लिक्विड, उसमें अलग अलग लिक्विड था, तो उसका एक और एग्जांपल देख लो। H2O एक लिक्विड है और HCl भी लिक्विड है। तो इसमें आपका H बॉन्ड है, इसमें H बॉन्ड है, और इसमें आपका H बॉन्ड नहीं है। तो बताओ ना, ज़्यादा फोर्स किस में लग रहा है? फोर्स इसमें ज़्यादा लग रहा है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो H2O का वेपर प्रेशर कम होगा और HCl का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हम लोग पहला फैक्टर पढ़ चुके हैं, नेचर ऑफ लिक्विड। अच्छा, एक बात देखो, इसमें दोनों लिक्विड अलग अलग था, और टेम्परेचर हम यहाँ बात नहीं किए थे। मतलब इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था। टेम्परेचर क्या था जी? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट कहने का मतलब टेम्परेचर जो इसके लिए है वही इसके लिए है। तो जब 2 अलग अलग लिक्विड में हम जब कंपेयर करेंगे तो एक फिक्स टेम्परेचर मान लेंगे। जैसे H2O है HCl, तो इसको कंपेयर करना है, तो इसको भी 40 डिग्री मानेंगे, इसको भी 40, मतलब दोनों के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे। तो नेचर ऑफ लिक्विड में टेम्परेचर फिक्स रहता है, ठीक। अब आते हैं, एक फैक्टर है टेम्परेचर। तो देखो नोट में हम बताए थे कि एक सिंगल लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, उतना उड़ने का टेंडेंसी बढ़ेगा, इवेपोरेशन होगा, और जितना इवेपोरेशन होगा उतना क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा।
तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज ड्यू टू विच अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज एंड वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। जितना मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जितना क्या होगा, बॉयल होगा, जितना आपका मॉलिक्यूल्स में जब तुम टेम्परेचर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, उतना टेंडेंसी क्या होगा, मूव करने का टेंडेंसी बढ़ेगा। तो जो आपस का बंधन है टूटेगा, खटाक से ऊपर उड़ेगा, जितना उड़ेगा उतना फिर वेपर वापस आएगा, उतना वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए लिख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। जैसे देख लो H2O है, मान लेते हैं ये 10 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर है x, और यही H2O है, अब कितना कर दिए 40 डिग्री, तो अब मान लेते हैं कुछ आएगा y, तो ज़्यादा वेपर प्रेशर कौन होगा, y वाला। तो एक सिंगल लिक्विड का वेपर प्रेशर चेंज करता है टेम्परेचर चेंज करने से, जितना बढ़ाओगे उतना वेपर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन जब दो अलग अलग लिक्विड होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर हम फिक्स मानते हैं, लेकिन सिंगल लिक्विड जब होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन देखते हैं। तो एक सिंगल लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा फिक्स होता नहीं है, अलग अलग टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर अलग अलग होता है। ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आप लोगों को आ गया होगा। जैसे यहाँ पर देखो तीसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा फैक्टर देखो, पहले ही मैं लिखवा चुका हूँ। एक सिंगल लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। लेकिन ये जरा देखो, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वेसल, साइज, शेप ऑफ कंटेनर। जरा देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से जरा देखना। हमने क्या कर लिया, एग्जाम्पल से एकदम क्लियर करते जाओ। एक लिक्विड है, प्योर लिक्विड, आप मान लेते हैं प्योर लिक्विड, इसी पर चर्चा करते हैं। प्योर लिक्विड है ए, चलो प्योर लिक्विड है ए। जैसे मान लेते हैं ये प्योर लिक्विड एक बर्तन में है, यहाँ पर 10 डिग्री है और यही ए है, यहाँ पर 40 डिग्री है। तो बताओ क्या वेपर प्रेशर इसका x होगा तो इसका भी x होगा? नहीं, इसका अलग होगा और इसका ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर बदल देने से उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बदल गया। वो लिक्विड दोनों वही है, टेम्परेचर बदलने से वेपर प्रेशर बदल गया। लेकिन ज़रा देखो अब ध्यान से, मैंने क्या कर दिया, अब टेम्परेचर नहीं देखना, तीसरा पॉइंट देखो। मैंने क्या कर दिया कि प्योर लिक्विड 10 ग्राम ले लिया, 10 ग्राम ए लिक्विड ले लिया, 10 ग्राम ए लिक्विड, और मेजर किया। मान लेते हैं यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, टेम्परेचर क्या कर दो, कांस्टेंट। टेम्परेचर का तो वेरिएशन देख चुके हैं, अब हम लोग देख रहे हैं अमाउंट का। 10 ग्राम ए ले लिए हैं तो इसका वेपर प्रेशर हमने मेजर कर लिया कितना, x। टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए एकदम फिक्स, ठीक है। अब अमाउंट देखना है x। अगर मैं कर दूं 20 ग्राम उसी ए का, तो उसी टेम्परेचर पर जो कांस्टेंट किए उसी टेम्परेचर पर, मान लेते हैं वो 40 डिग्री टेम्परेचर है, कितना 40 डिग्री, तो 40 डिग्री पर ए का 10 ग्राम लिए हैं। अब वेपर प्रेशर मेजर कर लिए, कितना आया x। उसी 40 डिग्री टेम्परेचर पर अब ए का हम 20 कर लिए, 20 ग्राम, तब भी कितना आएगा, वेपर प्रेशर x ही आएगा। क्योंकि एक ही लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर बदलने से बदलता है। अमाउंट बदल दो, चाहे उसका वॉल्यूम बदल दो बर्तन का, चाहे बर्तन का शेप बदल दो, चेंज होने वाला नहीं है। क्योंकि हम देखो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए हैं, ये चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों, देखो अगर 10 ग्राम रखे हो तो 10 ग्राम के मुताबिक ही लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर में, उतना ही नीचे आएगा। और अगर तुम 20 ग्राम रखे हो तो जितना ज़्यादा रखोगे उतना ऊपर जाएगा, उतना ही नीचे आएगा। तो जितना ज़्यादा बढ़ाओगे अमाउंट, उतना वेपर कन्वर्ट होगा, उतना लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर में, उतना ही ज़्यादा वापस आएगा। और सिस्टम किस में आना है, इक्विलिब्रियम में। तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, इक्विलिब्रियम में आकर फिर क्या कर देगा, उसको फिक्स कर देगा, कांस्टेंट कर देगा, उसको मिनिमाइज कर देगा। जैसे देख लो, नहीं आ रहा समझ में तो यहाँ पर देखो ध्यान से। मान लेते हैं ये आपका उड़ेगा, ठीक है, 10 ग्राम है, कितना 10 ग्राम, और ये कितना है 20 ग्राम। तो ये 10 ग्राम और 20 ग्राम में काफ़ी ज़्यादा जाएगा, काफ़ी ज़्यादा, और 10 ग्राम में कम जा रहा है। मान लेते हैं 2 एरो दिखा दिए, 20 ग्राम में काफ़ी ज़्यादा। जब ये काफ़ी ज़्यादा जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा आएगा, काफ़ी ज़्यादा आएगा, और ये काफ़ी कम जाएगा तो काफ़ी कम आएगा। तो ये भी इक्विलिब्रियम बनेगा और ये भी इक्विलिब्रियम में। तो काफ़ी ज़्यादा जाके काफ़ी ज़्यादा आएगा और कम जाके कम आएगा, तो दोनों इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा। इसको ऐसे समझो, एक घर में खूब ज़्यादा इनकम है, जितना इनकम उतना ही खर्च है। और एक घर में इनकम क्या है, कम है और कम खर्च है।
तो दोनों देखोगे पैसे के मामले में बराबर ही हो जाएंगे। कमाना बड़ी बात नहीं है, बचाना बड़ी बात है। जितना ज़्यादा कमाओ उतना ज़्यादा खर्च कर रहे हो, और बगल में जितना कम कमा रहे हो उतना ही कम खर्च कर रहे हो, तो दोनों बराबर ही हो जाएंगे। इनका इनकम ज़्यादा है तो खर्चों तो हो रहा है ज़्यादा, और उसका कम है तो कम खर्च भी है, तो दोनों पैसा के मामले में बराबर ही हो जाएंगे। वही मामला यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आना है। तो ये अमाउंट पर हो गया। अगर किसी ने कहा कि नहीं सर, चलो हम उसी लिक्विड को 2 लीटर ले लिए, 2 लीटर ए ले लिए, तब भी वेपर प्रेशर कितना आएगा, मान लेते हैं एक्स ही आएगा, तब भी एक्स आएगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। और तुम उसको 5 लीटर कर लिए ए, तब भी वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत? चाहे ऐसे देखो, हम एक सर्किल वाला बर्तन में रख लिए और एक स्क्वायर में, लिक्विड ए को ही एक मरतबा इसमें भर दिए और इसी लिक्विड को एक मरतबा इसमें भर दिए। चाहे कितना तुम अमाउंट ले लो, अगर वेपर प्रेशर इसमें एक्स है तो इसमें भी वेपर प्रेशर एक्स होगा। जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा तब तक उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बदल ही नहीं सकता है। चाहे अमाउंट कितना बढ़ा दो, चाहे बर्तन कैसे हो बर्तन में रखो, इसमें जो रखे हो एक्स आया है तो इसमें भी एक्स ही आएगा। कोई दिक्कत? तो वही बात है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वेसल, साइज, शेप ऑफ कंटेनर, इस पे डिपेंड नहीं करता है। एक लिक्विड का 40 डिग्री पर जो वेपर प्रेशर है, चाहे उस लिक्विड को तुम 1 बूंद लेकर उसका वेपर प्रेशर मेजर करो और चाहे 1 लीटर लेकर मेजर करो, हमेशा वेपर प्रेशर सेम आएगा जब तक कि टेम्परेचर ना बदल जाए। ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे तरीके से। अब जरा देखो ध्यान से, हम लोग वेपर प्रेशर का फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ चुके हैं। वेपर प्रेशर किसी एक खास लिक्विड का सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। उस लिक्विड को अगर टेम्परेचर 50 डिग्री कर दो, फिक्स कर दो, अगर उस लिक्विड को तुम अमाउंट बदलते जाओ, 1 बूंद से अगर तुम 1 लीटर भी कर दिए तब भी वेपर प्रेशर हमेशा सेम रहेगा। अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, तुम किस बर्तन में रख कर उसका वेपर प्रेशर मेजर करते हो उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। 1 बूंद लिक्विड लो, उसका वेपर प्रेशर मेजर करो और उसी लिक्विड को 2 लीटर लेकर मेजर करो, हमेशा सेम आएगा जब तक कि टेम्परेचर फिक्स है। अब जरा देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के मुताबिक सब्सटेंस का 2 टाइप होता है, एक वोलाटाइल सब्सटेंस और एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। वोलाटाइल सब्सटेंस उड़ने वाला और नॉन वोलाटाइल उड़ने वाला नहीं। अब जरा देखो, वेपर प्रेशर मेजर कब करते हैं, जब पहले लिक्विड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो वेपर में, और लिक्विड मॉलिक्यूल्स पहले कन्वर्ट होगा वेपर में, तभी तो वेपर वापस आएगा तो प्रेशर लगाएगा। तो वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए पहले लिक्विड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो वेपर में, और इसी को बोलते हैं ई वेपोराइजेशन। तो पहले ई वेपोराइजेशन का होना जरूरी है, तभी तो वेपर प्रेशर मेजर करेंगे। तो जरा देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। पहला, वोलेटाइल सब्सटेंस, सब्सटेंसेस हैविंग टेंडेंसी फॉर इवेपोराइजेशन। अगर उड़ने के टेंडेंसी उसके पास है तब वेपर प्रेशर मेजर कर लेंगे, अब कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो सब्सटेंसेस हैविंग डेफिनिट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, अगर उड़ रहा है तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आएगा। तो पी नॉट, मतलब पी नॉट का मतलब क्या हो गया, लिक्विड प्योर है, लिक्विड प्योर ले रहे हैं, लिक्विड प्योर, पी नॉट प्योर लिक्विड लेके चल रहे हैं, सिंगल लिक्विड है, कोई मिलावट नहीं है, प्योर है, तो नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ उसका आएगा आंसर। तो 0 के बराबर नहीं आएगा, मतलब 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा। जैसे H2O उड़ेगा, इवेपोरेशन होगा, जब इवेपोरेशन होगा तो वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ आएगा, 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ आएगा। मिथाइल अल्कोहल है, बेंजीन, ये सब लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सब लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड्स होते हैं, सब क्या है, लिक्विड्स हैं। तो ये उड़ेंगे तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आएगा, जब कुछ ना कुछ आएगा तो इसी लिक्विड्स को हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस। जनरली आपका लिक्विड होते हैं, क्या होते हैं, लिक्विड, उड़ने वाले लिक्विड होते हैं। तो वोलेटाइल सब्सटेंस समझ में आ गया, जिसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, जो जिसका इवेपोरेशन हो सकता है, उड़ सकता है, उसी को वोलेटाइल बोलते हैं। जैसे याद रखना एग्जाम्पल, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जो नहीं उड़ेगा, जैसे चीनी, ग्लूकोज, शुगर, जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो कहाँ उड़ता है, तो सॉलिड्स आर एज्यूम टू बी नॉन वोलेटाइल, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, ये सब नहीं उड़ता है। तो सब्सटेंसेज हैविंग नो टेंडेंसी फॉर इवेपोराइजेशन, क्या चीनी को तुम रख दोगे
एक टेम्परेचर पर छत के ऊपर चीनी रख दो, क्या उड़ेगा चीनी? नहीं उड़ेगा। हमको पहले क्या कराना है? इवेपोराइजेशन कराना है, और इवेपोराइजेशन आपका बॉइलिंग पॉइंट से कम पे होता है, खुद से कराना है इवेपोराइजेशन। तो इवेपोराइजेशन आपको खुद से कराना है, इस पर कोई बाहर से टेम्परेचर नहीं देना। धूप में जाएगा चीनी रख दो, उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। जब नहीं उड़ेगा तो वेपर प्रेशर मेजर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इस केस में वेपर प्रेशर जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। तो सॉलिड्स आर एज्यूम टू बी नॉन वोलेटाइल, और जितने भी सॉलिड्स होते हैं उसका वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा? जीरो। तो आज मैं जो आपको बताया हूँ वेपर प्रेशर के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना। लास्ट एक मरतबा सुन लो, वेपर प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर में, फिर वेपर नीचे आता है, लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर लगाता है इक्विलिब्रियम पर, उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। और एक खास लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर चेंज होता है, अमाउंट पर, वॉल्यूम पर, कंटेनर कैसा उस पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, उस खास लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होगा, लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर पर अगर तुम एक बूंद लेकर वेपर प्रेशर मेजर करो और उसी लिक्विड का 1 लीटर लेकर मेजर करो, हमेशा सेम आएगा। बात आगे समझ में? अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना। वेपर प्रेशर मैं आपको समझा दिया हूँ। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसमें एक टर्म पढ़ा दिए हैं वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझाने के लिए वेपर प्रेशर का पढ़ना जरूरी था। कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिलेटिव लोअरिंग पूरा चमक जाएगा। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में एक छोटा सा टर्म था वेपर प्रेशर, उसी के बारे में समझाए हैं। अब ये समझ में आ गया तो पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूरा एकदम चमक जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।